रहती है। और एक चीज मैं लिखना भूल गया इसमें, अब सुपरफिशियल एब्डोमिनस और सुपरफिशियल एब्डोमिनल रिफ्लेक्सेस। एब्डोमेन पे अगर आप ऐसे ब्लंट एंड ऑफ नीहैमर या की चेन चलाएंगे, दे विल बी एब्सेंट इन एन यूएमएन इन्वॉल्वमेंट। ठीक है, ये चीज ध्यान रखेंगे। एक्सटेंसर प्लांटर विद स्पास्टिसिटी मिलेगा। साइन एंड सिम्टम्स ऑफ एलएमएन: मसल एट्रोफी, हाइपोरिफ्लेक्सिया, फ्लैसिडिटी एंड फैसिकुलेशन। ठीक है, वैसे तो मसल बिल्कुल काम नहीं करती है एलएमएन के अंदर, बट एकदम से डायलॉग मारने लग जाती है, मेरे करण अर्जुन आएंगे, अपने आप से बिना किसी मतलब के कॉन्ट्रैक्ट करने लगती है। फैसिकुलेशन उसी मुसीबत का नाम है। वो मिलता है जब ठाकुर में लीजन है एंटीरियर हॉर्न सेल के ऊपर। तो स्पाइनल कॉर्ड में एंटीरियर हॉर्न सेल ठाकुर है, वहाँ पे लीजन है, ठाकुर को देख के ही वो राखी डायलॉग मारती थी। तो फैसिकुलेशन एक पैथोग्नोमिक साइन होता है एलएमएन वीकनेस का, जब आपको एंटीरियर हॉर्न सेल डिजीज जैसे कि मोटर न्यूरॉन डिजीज दिखती है। ठीक है, तो ये कुछ इफ्स एंड बट्स थे। एक चीज और फिजियो में से निकल के आई, प्योर पिरामिडल ट्रैक लीजन यानी कि कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक लीजन के अंदर अगर मैंने लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक काटा तो हाइपोटोनिया मिला और वीकनेस ऑफ वॉलंटरी स्किल्ड मूवमेंट ऑफ डिस्टल अपर लिम्ब मिला। अब ये एक बड़ा चक्कर है, एक अपर मोटर न्यूरॉन बनता है कॉर्टिकोस्पाइनल और एक्स्ट्रा पिरामिडल, दोनों से, दोनों इकट्ठे जाते हैं तो स्पास्टिसिटी आती है, केवल कॉर्टिकोस्पाइनल जाता है तो फ्लैसिडिटी आती है। ये चीज फिजियो से पता लगी मुझे, जो मुझे भी नहीं पता थी, और क्वेश्चन को सॉल्व करना अब आसान हो गया, वही बड़े आराम से। ऑल ऑफ द फॉलोइंग साइंस कैन बी सीन इन कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक इंजरी एक्सेप्ट पॉजिटिव बेबिंस्की, yes, extensor plantar, superficial abdominal reflexes are lost, yes, class knife type of rigidity and spasticity, no, कॉर्टिकोस्पाइनल अकेले से नहीं होता, एक्स्ट्रा पिरामिडल इसके साथ जाता है, जो यूएमएन बनता है उससे होता है। तो ये मंकीज के गेनोंग और बेस्टन टेलर के एक्सपेरिमेंट्स में प्रूव हो गई थी। ऑप्शन डी, डिफिकल्टी इन परफॉर्मिंग स्किल्ड मूवमेंट ऑफ डिस्टल अपर लिम्ब, यस, डिस्टल अपर लिम्ब की जो मूवमेंट है वो लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक से रेगुलेटेड होती है इसलिए। तो सारा कुछ ठीक है एक्सेप्ट फॉर सी। ये क्वेश्चन आया था इस बार में एम्स के अंदर। चलिए आगे चलते हैं, इसमें थोड़ा सा रह गया बस। ऑल ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स आर सीन इन माइलोपैथी एक्सेप्ट, एक स्पाइनल कॉर्ड में एक ट्राइजेमिनल नर्व का न्यूक्लियस होता है जो गाइड वाले डिनाई करते हैं, C3 C4 तक भी उतर के आता है वो, C1 C2 C3 C4 लेवल जो स्पाइनल कॉर्ड का है वहाँ तक एक स्पाइनल न्यूक्लियस उतर के आता है ट्राइजेमिनल नर्व का। तो सेंसरी सप्लाई फेज की है ट्राइजेमिनल नर्व, और मोटर सप्लाई फेज की एक्सप्रेशन के लिए 7th है, और मैस्टिकेशन मैसेटर मीडियल लेटरल टेरोगॉइड है 5th क्रेनियल नर्व, ट्राइजेमिनल नर्व। तो क्या हुआ, किसी के स्पाइनल न्यूक्लियस में लीजन है C1 C2 C3 C4 के अंदर, तो उसका स्पाइनल न्यूक्लियस चला गया, फेस की सेंसरी सप्लाई उड़ गई, क्योंकि ये फेस से जब सेंसेशन जाती हैं तो सारी पॉन्स तक नहीं जाती हैं जो एक्चुअल में न्यूक्लियस था, स्पाइनल न्यूक्लियस ज़्यादा पास होने की वजह से वहाँ जाती है। तो किसी के माइलोपैथी डिजीज है, हाई सर्वाइकल कॉर्ड लीजन, उसमें फेस की सेंसरी सप्लाई उड़ सकती है। 5th क्रेनियल नर्व को समझने के लिए हमारे पास एक जर्क है, जॉ जर्क। हम टैप करेंगे यहाँ पे नीहैमर से, एक सेंसरी इनपुट जाएगा और एक मोटर आउटपुट आएगा, मोटर आउटपुट क्लेंचिंग ऑफ जॉ है, ठीक है, ऐसे। अब इस चक्कर में क्या होगा, ये गया और ये आया, आना जाना सब कुछ 5th है, न्यूक्लियस 5th है। अब ये जितने भी डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस ब्रिस्क होते हैं अपर मोटर न्यूरॉन पैरालिसिस में होते हैं। जब सुप्रा न्यूक्लियर लीजन होता है आपका किसी क्रेनियल नर्व का, वो यूएमएन कहलाता है, उसमें ब्रिस्क जॉ जर्क मिलता है। माइलोपैथी डिजीज है नीचे, क्रेनियल नर्व के नीचे, इंफ्रा न्यूक्लियर। तो एक बात समझ में आ गई, माइलोपैथी में ब्रिस्क जॉ जर्क कहाँ से आ गया। अगर ब्रिस्क जॉ जर्क है तो एक बात क्लियर कट बताते हैं, लीजन इज अबव पॉन्स, रटी वाली चीज है, बिल्कुल रटने वाली चीज। लीजन इज अबव पॉन्स, वी गेट अ ब्रिस्क जॉ जर्क, ठीक है। ब्रिस्क पेक्टोरल जर्क, ये हर बारी आपके एग्जाम में एक चीज पढ़नी पड़ती है, पेक्टोरलिस मेजर का टेंडन, उस पर ह्यूमरस का इंजर्शन, वहां पे नी हैमर से टैप किया, वैसे तो कुछ नहीं हुआ, अचानक से ऐसे हो गया, एडक्शन ऑफ द आर्म एट द शोल्डर जॉइंट। ये जो आपके सर्वाइकल कॉर्ड लीजन होते हैं उनमें दिखता है ब्रिस्क पेक्टोरल जर्क। माइलोपैथी वही चीज है। अर्ज एंड इनकॉन्टिनेंस ऑफ मिक्चुरेशन, ब्लैडर का सेंस S2 S3 S4 सेंसरी है, S2 S3 S4 पैरासिम्पैथेटिक जो ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट करता है, यूरिन को रोकने के लिए सिंपैथेटिक T11 से L2 सेगमेंट। तो मान लो किसी का सिंपैथेटिक सेगमेंट चला गया तो ब्लैडर रिलैक्स नहीं है, यूरिन आएगा कॉन्ट्रैक्ट, आएगा कॉन्ट्रैक्ट, अर्ज होगी यूरिन पास करने की और रास्ते में ही कर देगा, अर्ज इनकॉन्टिनेंस। माइलोपैथी डिसऑर्डर में ही होता है, ठीक है। अर्ज इनकॉन्टिनेंस की और लोकल प्रॉब्लम्स तो हैं, बट माइलोपैथी में एक ऑटोमेटिक ब्लैडर बनता है जिसमें यूरिन आया निकल गया, आया निकल गया। तो ये ऑप्शन डी भी सही है, सब कुछ सही है माइलोपैथी के रिस्पेक्ट में, ये ऑप्शन बी बिल्कुल गलत है, ब्रिस्क जॉ जर्क। ये जॉ जर्क कभी ब्रिस्क नहीं हो सकता, ये तभी होगा जब स्पाइनल कॉर्ड से ऊपर, और इनफैक्ट इतना ऊपर कि वो पॉन्स के ऊपर है, यही चीज़ मैंने लिखी थी।
एक चीज और मैं आपको बता दूं डीएमडी के बारे में, डिशन मस्कुलर डिस्ट्रोफी, इट इज अ मोस्ट कॉमन हेरिडिटरी न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर। एक्स लिंक्ड रिसेसिव इसका इनहेरिटेंस ट्रेट होता है। प्रेजेंटेशन 3 से 5 साल पे होती है और एक डिस्ट्रोफिन जीन होता है जिसकी डेफिशिएंसी की वजह से मसल मेम्ब्रेन में टीयर और नेक्रोसिस फाइबर के अंदर दिखती है मसल बायोप्सी में। ठीक है, ये सब आपको पता है, मैं बस रिवाइज करा रहा हूँ, फिर क्वेश्चन बताता हूँ आपको क्या चक्कर है इसमें। अरे क्लिनिकल फीचर्स, डीएमडी में कहा गया है मसल्स सिलेक्टिवली इन्वॉल्व इन डीएनडी लाइक नेक फ्लेक्सर्स, रिस्ट एक्सटेंसर, ब्रेकियोरेडियलिस, कॉस्टल पार्ट ऑफ पेक्टोरलिस मेजर, लेटिसमस डॉर्सिस, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, सारी की सारी मसल्स इन्वॉल्व होती हैं। बस मसल्स ऑफ आई, फेस, बल्बर यानी कि फेरिंग्स एंड यूजली जो हैंड मसल्स होती हैं डिस्टल वाली, ये वाली इन्वॉल्व नहीं होती। प्रॉक्सिमल इन्वॉल्वमेंट कुछ इस तरीके से बताई गई थी। एक और आर्टिकल था हमारे पास प्रधान, डॉक्टर प्रधान का, एसजीपीजे लखनऊ का, वो ये कहता था कि इंफ्रास्पाइनेटस और डेल्टॉइड और गैस्ट्रोनीमियस तीनों मसल्स में हाइपरट्रोफी हो जाती है। तो आदमी ना बिल्कुल सुपरमैन जैसा लगता है, सिंघम की तरह। उसका क्या होगा, डेल्टॉइड उभर आएगा, इंफ्रास्पाइनेटस उभर आएगी, तो स्केपुला भी थोड़ा सा उभर आएगा और गैस्ट्रोनीमियस भी उभर जाएगा, बिल्कुल हीमैन की तरह लगेगा। एक वैली साइन दिखता है। स्केपुला को अगर पीछे से देखोगे तो ऐसा लगेगा कोई वैली बनी हुई, इंफ्रास्पाइनेटस हाइपरट्रोफी, डेल्टॉइड हाइपरट्रोफी की वजह से। तो इंफ्रास्पाइनेटस इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन डीएमडी विच इज हाइपरट्रोफी। डीएमडी मिश्रण है, हाइपरट्रोफी, सूडो हाइपरट्रोफी कहते हैं, और एट्रोफी। ठीक है, थोड़ा सा गोवर साइन याद करो, ओपी कहीं में दे रखा है गोवर साइन। गोवर साइन में क्या था, एक बच्चा जब बैठा होता है जमीन पे, आप तो ऐसे उठ गए, गोवर साइन के अंदर बच्चा सपोर्ट लेके उठेगा, पहले हिप को उठाएगा अपने, फिर ऐसे ऐसे करके उठेगा, राइजिंग अप। और अच्छे से नहीं करा बट ऐसे ही राइज अप करता। ओपी कहीं में फोटोग्राफ दे रखी थी। मेरा मानना था कि गोवर साइन किसी भी प्रॉक्सिमल मायोपैथी में होगा, नहीं, गोवर साइन डीएमडी में ही मिलता है। पता है आपको, ये बात मैं भी मिस कर गया था। मुझे लगता था किसी भी प्रॉक्सिमल मायोपैथी में गोवर साइन पॉजिटिव होगा, नहीं, ये डीएमडी में ही बुक में लिखा है क्योंकि यही मिलता है, क्योंकि बायलैटरल एक्सटेंसर्स ऑफ हिप एंड नी आर इन्वॉल्व हियर, इसी वजह से। कॉन्ट्रैक्चर वगैरह तो चलो हैं, चेस्ट डिफॉर्मिटी, स्कोलियोसिस, कार्डियोमायोपैथी, सीएचएफ, इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट, ऑनसेट यूजली 5 साल से पहले हो जाता है डीएमडी का, व्हील चेयर बाउंड हो जाता है 12 साल पे, और रेस्पिरेटरी फेलियर से सकम कर जाता है 16 से 18 साल तक। ठीक है, ये इनका लाइफ स्पैन होता है। क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा, इन्वेस्टिगेशन, क्रिएटिनिन काइनेस बड़ा होता है 20 से 100 टाइम्स तक। ठीक है, ईएमजी में मायोपैथिक चेंजेस मिलते हैं विच आर नॉट स्पेसिफिक फॉर डीएमडी। एक तो बड़ी प्रॉब्लम है, वेग से मायोपैथिक चेंजेस मिलते हैं ईएमजी में, बट दे आर नथिंग स्पेसिफिक फॉर डीएमडी। मसल बायोप्सी इज डेफिनेटिव फॉर डायग्नोसिस एंड द बेटर टूल, गोल्ड स्टैंडर्ड, उसमें आपको डिस्ट्रोफिन जीन की डेफिशिएंसी विद नेक्रोसिस ऑफ द मसल फाइबर मिलेगा। तो सीपीके बड़ा होगा, ईएमजी अबनॉर्मल होगा, बट नथिंग स्पेसिफिक। मसल बायोप्सी में कुछ ना कुछ मिल जाएगा आपको। ये क्वेश्चन आ गया मई एम्स का लास्ट ईयर का। 9-year-old गर्ल, डिफिकल्टी इन कोमिंग हेयर, क्लाइंबिंग अपस्टेयर फॉर लास्ट 6 months, प्रॉक्सिमल मसल वीकनेस, शी हैज गोवर साइन पॉजिटिव। ये बात मुझे आज तक हजम ही नहीं हो रही। डीएमडी एक्स लिंक्ड होता है, ओनली सीन इन बॉयज। 9-year-old गर्ल, ये थोड़ा मिसमैच है, ये पता नहीं रिकॉल में हुआ या कहाँ हो गया, ये मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि हमने गाइड निकाली उसमें भी यही था। अमित आशीष ने तो खैर कोई मेहनत करनी नहीं, उन्होंने कॉपी पेस्ट करके सेम टू सेम क्वेश्चन डाला। आगे दे रखा है उसमें मैकुलोपेपुलर रैश ओवर मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट, गॉट्रन्स पेप्यूल, डर्मेटोमायोसाइटिस में दिखता है, आप लोग याद करो। अब एक पेशेंट मेरे सामने है जिसके प्रॉक्सिमल मायोपैथी है, फीमेल है, जिसमें कुछ फैमिली हिस्ट्री नहीं दे रखी और गोवर साइन पॉजिटिव, तो मैं बोलूँगा यार शायद डीएमडी होगा ये, पर ये रैश आके गॉट्रन्स पेप्यूल डर्मेटोमायोसाइटिस की तरफ ले जाता है। अब बड़ा स्यापा है, डर्मेटोमायोसाइटिस में आइटिस है, उसमें भी सीपीके बढ़ेगा, डीएमडी में भी सीपीके बढ़ेगा। सीपीके कराऊँ, नेक्स्ट अप्रोप्रिएट इन्वेस्टिगेशन, आरए फैक्टर ईएसआर तो बेकार है, या ईएमजी कराऊँ। मैं थोड़ा सा लास्ट ईयर तो सोचता था ईएमजी करा लेता हूँ, बट ईएमजी में नथिंग स्पेसिफिक फॉर डीएमडी इज फाउंड। EMG won't be really helpful in such a patient। चक्कर क्या होता है कि एक इन्फ्लेमेटरी मायोपैथी जब गाड़ी आगे चलती है, एक्यूट स्टेजेस में सीपीके बहुत राइज अप करता है, धीरे धीरे वो फॉल डाउन करता है जब डिजीज सेट इन हो जाती है। डीएमडी में तो खैर कहीं नहीं लिखा कब राइज करेगा कब फॉल करेगा,
थोड़ा सीपीके कराना इंटेलिजेंट वर्क रहेगा कि एटलीस्ट हमें दो तरफा रहना है कि डीएमडी है या डर्मेटोमायोसाइटिस है, उसका आइडिया लगेगा, और तो कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम क्या है, ये गोवरसाइन 9-year-old गर्ल, ये बात मेरे को आज तक कभी बनाने वाले पे, क्वेश्चन बनाने वाले पे हेल्प, मतलब मुझे थोड़ा सा वो होता है डाउट कि गर्ल्स में नहीं होता है, बॉयज़ में होता है, ऑल दो 9 years पे तो चलो होता है, तो डीएमडी गर्ल के अंदर क्या कैसे हो गया, तो मुश्किल है। तो आई विल गो विथ क्रिएटिनिन काइनेस। ईएमजी इज नॉट अ बेटर टूल फॉर डायग्नोसिस ऑफ डर्मेटोमायोसाइटिस, नंबर 1, एंड इन डीएमडी देयर इज नथिंग स्पेसिफिक, ओनली मायोपैथी कैन बी सजेस्टेड। तो यू माइट थिंक अबाउट इट लेटर डेट कि ये गर्ल के अंदर कैसे हो गया डीएमडी, और गोवर साइन पॉजिटिव, थोड़ा क्वेश्चन का फ्रेमवर्क अजीब किस्म का, बट विल सेटल डाउन विद क्रिएटिनिन काइनेस एज अ बेस्ट आंसर। ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेना। डीएमडी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्वॉल्व, ये आपके आंसर जो बुक्स में दे रखा है, वास्टस मीडियालिस एंड इंफ्रास्पाइनेटस बोथ, ओनली वास्टस मीडियालिस आंसर है। वास्टस मीडियालिस का कहीं डिस्क्रिप्शन नहीं है मेरे पास, बाकी गैस्ट्रोनीमियस, ब्रेकियोरेडियालिस, इंफ्रास्पाइनेटस वैली साइन उसमें रेफरेंस है, वास्टस मीडियालिस एक मसल का कोई रेफरेंस नहीं है, तो आंसर इज बी। इफ यू रीडिंग एनी ऑफ योर गाइड, अमित, आशीष, मुदित खन्ना, बोथ ऑफ देम गिव आंसर एज बी एंड डी, ठीक है, बट द आंसर इज बी नॉट डी। बस सॉरी मैं जल्दी कर। एक प्रोग्रेसिव मल्टीफोकल ल्यूकोइनकेफेलोपैथी है, जेसी वायरस ओलिगोडेंड्रोसाइट में बैठ जाता है, एस्ट्रोसाइट्स उसको खाने आते हैं, वो खा नहीं पाते क्योंकि उसके न्यूक्लियस करप्ट हो जाते हैं, तो इसीलिए वो डिजीज ब्रेन के अंदर जेसी वायरस करता है लंबे टाइम के लिए, एंड प्रोग्रेसिव रहती है, नहीं निकल पाती। एक चीज़ और याद रखना, 80% पेशेंट पीएमएलई के एचआईवी पॉजिटिव एड्स वाले थे, हेमाटोलॉजिकल मैलिग्नेंसी ट्रांसप्लांट रेसिपिएंट्स वाले भी लोग थे, और ये नेटालिजुमैब जिनमें हमने यूज़ करने की कोशिश की थी मल्टीपल स्क्लेरोसिस वाले, उनमें भी मिल गया था। तो कोई भी इम्यूनोसप्रेसिव स्टेज होगी उससे हमें पीएमएलई डेवलप कर सकते हैं। क्लिनिकल फीचर्स, विजुअल डिफेक्ट्स मोस्ट कॉमन, होमोनिमस हेमिनोपिया ज़्यादातर, मेंटल इम्पेयरमेंट, डिमेंशिया, कन्फ्यूजन, पर्सनालिटी चेंजेस, वीकनेस, सीजर, ये सब भी दिखता है, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन में हमें एमआरआई के अंदर एसिमेट्रिकल कोएलेजिंग वाइट मैटर लीजन लोकेटेड पेरीवेंट्रिकली मिलते हैं, ठीक है, और वो नॉन इन्हांसिंग होते हैं। एक शब्द और याद रखना पड़ेगा, नॉन इन्हांसिंग asymmetrical coalescing white matter lesion on MRI. MRI is frequently suggestive of PMLE, ठीक है। PMLE lesions are without any edema and mass effect. CSF करोगे, CSF में प्लियोसाइटोसिस ज़्यादातर नहीं मिलती, अगर मिल भी जाता है तो जेसी वायरस का DNA दिख जाता है। तो अगर एक MRI में लीजन है आपको और जेसी वायरस का CSF में DNA मिलता है तो बल्ले बल्ले है, तो आपकी डायग्नोसिस पीएमएलए की 100% कंफर्म हो जाएगी। एक चीज़ और मैंने ढूंढी इस बारी, ब्रेन बायोप्सी। ब्रेन बायोप्सी बड़ी रेडिकल अप्रोच है, पोस्टमार्टम में होगी। पेशेंट विद नेगेटिव CSF PCR may require brain biopsy for definitive diagnosis. In biopsy and necropsy specimens, JC virus antigen nucleic acid can be detected and can be seen by PCR amplification. अब चक्कर क्या है कि ये ना कई बार नॉर्मल पेशेंट के अंदर भी जेसी वायरस एंटीजन और मटेरियल मिल जाता है जो एसिम्टोमेटिक रहता है, भगवान जाने क्या है। तो हमें एमआरआई और हमारी डायग्नोसिस सीएसएफ पे होनी चाहिए, दो क्राइटेरियाज। अगर उनमें नेगेटिव है और हमारा सस्पिशन पीएमएलई है तो गाड़ी हम ब्रेन बायोप्सी के ऊपर लेके जाएंगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन बताता हूँ आपको, दो क्वेश्चन है। ट्रीटमेंट, नो इफेक्टिव ट्रीटमेंट, और दो काफ़ी सारे ट्रायल्स हैं ड्रग के, बट देयर इज़ नो इफेक्टिव ट्रीटमेंट। हाँ, इसको जरूर ध्यान देंगे, हाईली एक्टिव एंटीरेट्रोवायरल थेरेपी। पहले जब हम एचआईवी पॉजिटिव में नहीं देते थे तो इनकी डेथ हो जाती थी 1 ईयर के अंदर, 3 से 6 महीने में ही एक्सपायर कर जाते थे 50%। हार्ट रेजिमेंट आने के बाद सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट है 80%, सर्वाइवल रेट बढ़ गया है, ठीक है। अब वो सब कहानियाँ अपनी जगह हैं कि अगर आप किसी को दोगे हाईली एक्टिव एंटीरेट्रोवायरल थेरेपी तो उनमें नए लीजन आ जाएंगे, इम्यून रिकॉन्स्टिट्यूशन सिंड्रोम, आयरिस कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पे आ जाता हूँ। All of the following statements about PMLE are true except commonly presents with visual and speech. Option A, visual ही है, speech नहीं है, 50% ये गलत है। Most commonly seen in immunocompromised host, ठीक है, ये तो सही है। Diagnosis is frequently suggested by MRI, non-enhancing coalescing white matter lesion which are periventricular, ठीक है। It follows an indolent cause and patient usually dies within 6 महीने। यार इंडोलेंट का मतलब पता है, मैंने डिक्शनरी में देखा तो इंडोलेंट का मतलब होता है पेनलेस,
मतलब ऐसी बीमारी जिसका कुछ पता ही नहीं लगे डॉग पेशेंट को, ऐसी बीमारी नहीं है यार। तो ये 50% गलत है। अब यार फिर वही ए या डी, आई विल गो विद ए in this because death usually happens within 6 months in patients who did not get treatment. Although the word indolent is hard to digest, but that indolent thing comes in patients who are on immunosuppressants and then lead to PMLE. तो I'll go with A except में, क्योंकि विजुअल ही होता है, स्पीच कॉमनली नहीं होता। ठीक है, इस क्वेश्चन को थोड़ा अमित आशीष ने नए एडिशन में चेंज कर दिया। All of the following statement regarding PMLE are true except it commonly presents with visual and speech defects, most commonly seen in immunocompromised host, exclusively diagnosed by brain biopsy, it follows an indolent course and patient usually dies within 6 months. फंस गया। अब क्या लगाऊं? Exclusively diagnosed by brain biopsy? No, no. तो ज़्यादा अच्छा आंसर सी रहेंगे, सी रखेंगे, क्योंकि MRI is suggestive with PCR for DNA for JC virus which is 100% diagnostic. Biopsy is reserved for patient who do not, we suspect and we do not get anything on MRI and on CSF analysis. It is not exclusively diagnosed by brain biopsy. तो आंसर सी रखेंगे जो बिल्कुल 100% गलत है, ओवर ए एंड डी जो थोड़ा पार्शली गलत है। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा जाते जाते, मोस्ट कॉमन इंट्राक्रेनियल ट्यूमर, बताओ आंसर, मेटास्टैटिक या ग्लायोमा? मेट्स है ना, सही बात है, क्योंकि आपके एक अमित आशीष हैं वो ग्लायोमा कहते हैं, वो कहते हैं एडम विक्टर की टेबल लेके ग्लायोमा द मोस्ट कॉमन इंट्राक्रेनियल ट्यूमर, मेट्स आर 6% ऑफ द टोटल, गलत बात है। हैरिसन बाबा जी कहते हैं ब्रेन एंड वर्टिबल मेट्स फ्रॉम सिस्टमिक कैंसर आर मोर प्रेवलेंट देन प्राइमरी CNS ट्यूमर। ब्रेडली भी इस बात को हाँ में हाँ मिलाता है। ठीक है, एक और लाइन मुझे हैरिसन में बच्चे ने दिखाई, मेनिंजियोमा आर डायग्नोज विद इंक्रीज फ्रीक्वेंसी एज मोर people undergo imaging neuroimaging study for various indication. They are now most common primary brain tumor, यानी कि meningioma is more common than glioma. प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर, ग्लायोमा मोस्ट कॉमन रटा था, अब ये हैरिसन की लाइन आ गई कि मोस्ट कॉमन प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर मेनिंजियोमा हो गया। तो अब इसमें फंस सकते हो, कोई बात नहीं। बाबा हैरी शुरू में कहते हैं प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर आर डायग्नोस्ड इन 52,000 पर ईयर, वो सब तो अपनी जगह है। ग्लायल ट्यूमर, ग्लायोमा जो होते हैं वो 60% ऑफ प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर्स होते हैं। ठीक है, मेनिंजियोमास 25% है। चक्कर पता क्या था, मैं बताता हूँ, मेटास्टैटिक मोस्ट कॉमन, फिर ग्लायोमा, फिर मेनिंजियोमा, और जो मेनिंजियोमा का कंपैरिजन था वो एक एस्ट्रोसाइटोमा के साथ किया था, जो ग्लायोमा का टाइप आता है। ठीक है, समझे आप? तो ये थोड़ी सी टेबल याद रखनी पड़ेगी आपको। तो इंसिडेंस वाइज, प्रेवलेंस वाइज मैंने इस चीज़ को वर्कआउट किया था काफ़ी टेबल्स के अंदर। मेटास्टैटिक मोस्ट कॉमन, प्राइमरी में ग्लायोमा, फिर मेनिंजियोमा, फिर एक एस्ट्रोसाइटोमा आता है, क्योंकि ग्लायोमास के बहुत सारे टाइप्स अपने पास हैं। बच्चों में मोस्ट कॉमन लोकेशन ऑफ ब्रेन ट्यूमर इज इंफ्राटेंटोरियल या पोस्टीरियर फोसा। मोस्ट कॉमन पोस्टीरियर फोसा इंफ्राटेंटोरियल इज पाइलोसाइटिक एस्ट्रोसाइटोमा, ग्रेड 1 एस्ट्रोसाइटोमा। मोस्ट मैलिग्नेंट इज मेडुलोब्लास्टोमा। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ मेडुलोब्लास्टोमा इज सेरिबेलम। ये लिख लो भैया, क्योंकि ये पीड्स का क्वेश्चन है, कोई आंसर नहीं कर पाता है। मैंने बहुत रिसर्च करके ब्रेडली में से ढूंढ के निकाला था ये चीज़। बच्चों को सुप्रा इंफ्राटेंटोरियल में चक्कर रहता है। बच्चों में मोस्ट कॉमन लोकेशन ब्रेन ट्यूमर की इंफ्राटेंटोरियल पोस्टीरियर फोसा है। मोस्ट कॉमन पोस्टीरियर फोसा है पाइलोसाइटिक एस्ट्रोसाइटोमा, ग्रेड 1 एस्ट्रोसाइटोमा है। मोस्ट मैलिग्नेंट मेडुलोब्लास्टोमा है। मेडुलोब्लास्टोमा की मोस्ट कॉमन साइट है सेरिबेलम। ठीक है, चलो इसकी भी प्रीवियस चाहिए। अरे ये क्या लिखोगे, ये तो मुझे भी समझ में नहीं आता। ये लिख लो ना, सत्यवचन। चलो सर, सॉरी। हाँ, इन ट्यूबरस स्क्लेरोसिस, हाँ चलो मैं ढूंढ के बता देता हूँ, अभी ढूंढना पड़ेगा थोड़ा।
मेरा वाला भी सेव है इसमें, आप अपनी मंगाओ। चलो भाई, पिक्चर अभी बाकी है, बैठ जाओ, अभी टीचर बाकी हैं। डॉक्टर रत्नेश विल स्टार्ट विद आई थिंक सो एंडोक्राइन। अच्छा सर, कार्डियो और एंडोक्राइन लेंगे हम दोनों, थोड़ा सा बैटिंग और रनिंग करके एंडोक्राइन ले लेंगे, दोनों इकट्ठे, कॉमन टीचर हैं, ठीक है। अच्छा सर, आप क्वेश्चन रह गए आपके? नहीं सर, एंडोक्राइन के ही हैं, वो हम इकट्ठे मिलके कर लेंगे, वो जो हमने किए थे उस दिन फेसबुक। नहीं, आप पहले शुरू कर दो, फिर बीच में आ जाओ। Okay, good afternoon. See, I have brought some questions and some ECG pictures, so which I wanted to show you because you may be getting those slides and all. So first of all, most questions are like of all India and names and all, and we'll be discussing them briefly. If there is any doubt, you can point it out. Like this first question was, 56-year-old man suffered from acute MI. And on third day of his admission, he complains of sudden onset palpitations. His BP is 80/60. Chest auscultation shows rails all over lung fields. ECG monitor shows broad complex tachycardia with AV dissociation. Now, which of the following is the best management strategy? So basically, concept is कि MI का patient है, third day पे heart failure हो गया है, worsening heart failure, acute heart failure, and plus the ECG has been done, which shows broad complex tachycardia. तो ब्रॉड कॉम्प्लेक्स टेकार्डिया मीन्स वेंट्रिकुलर टेकार्डिया, ठीक है ना। स्पेशली अगर ये मेंशन्ड हो पॉइंट दैट देयर इज एवी डिसोसिएशन, ठीक है। सो इसमें व्हेनेवर एनी इरिथमिया, सिंपल आप पॉइंट याद रखो, एनी इरिथमिया, द फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट इज डीसी शॉक इफ द पेशेंट इज अनस्टेबल, ठीक है। और अनस्टेबल पेशेंट कैसे लेना आपने? सिस्टोलिक बीपी इज लेस देन 90, या पल्स बीपी इज नॉट रिकॉर्डेबल, या पेशेंट इज इन सीवियर हार्ट फेलियर। So, इसमें I think you have got those points. The BP is 80/60. Chest auscultation shows rails all over the lung fields. So, the best answer is DC cardioversion with 100 joules of, I've added these things, biphasic unsynchronized shock. ठीक है। देखो आजकल जितनी भी machines हैं, all of them, जितने भी cardioversion machines आती हैं, defibrillators जिनको बोलते हैं, they are all giving biphasic shock. ठीक है। Benefit क्या है? Energy half देनी पड़ती है। The whatever you are giving with 200 joules, you can do the same thing with 100 joules, right? Second is unsynchronized. See, unsynchronized is classically for VF, but now it is said that unstable VT also, unstable case of ventricular tachycardia also, you give unsynchronized shock, ठीक है। लिखने के सर इससे लिखा ठीक है। नाउ व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ सिंक्रोनाइज्ड एंड अनसिंक्रोनाइज्ड? ठीक है, देखो, सी व्हेन यू आर अप्लाइंग दोज पेडल्स, मोस्ट ऑफ यू मस्ट हैव सीन दोज मशीन्स व्हिच गिव शॉक, ठीक है। सो व्हेन यू अप्लाई दोज पेडल्स, दे आल्सो रिकॉर्ड द ईसीजी, ठीक है। सो व्हेन यू प्रेस द बटन फॉर सिंक्रोनाइजेशन, द मशीन मार्क्स आउट दिस कॉम्प्लेक्स, दिस इज QRS complex, so that when the buttons are pressed for shock delivery, the shock goes right at the QRS complex. So that is the synchronization. Because when you give the shock right at the QRS complex, this will have the least chance of producing VF, because shock can also produce VF. So that's why in general arrhythmias, shock should always be given synchronized. ठीक है। तो unsynchronized किसमें है? अब देखो, फर्स्ट इंडिकेशन इज वीएफ, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। वीएफ में क्यूआरएस आएगा? नहीं आएगा ना। सो सिंक्रोनाइज कैसे करोगे?
है ना. अगर आपने सिंक्रोनाइज कर दिया, मशीन विल नॉट गिव द शॉक. सो इन वीएफ यू ऑलवेज गिव इट अनसिंक्रोनाइज्ड, मतलब उसमें तो कोई चॉइस ही नहीं है ना आपके पास. ठीक है. सेकेंड इज अनस्टेबल वीटी. ठीक है. देखो वीटी में समटाइम्स द क्यूआरएस इज वेरी एबनॉर्मल. द मशीन और द कंप्यूटर ऑफ द मशीन विल मे नॉट बी एबल टू डिटेक्ट द क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स. सो अगर आपने सिंक्रोनाइज कर दिया, फिर उसको अनसिंक्रोनाइज दोबारा करना पड़ेगा अगर मशीन शॉक नहीं देगी तो. सो इन अनस्टेबल केस ऑफ वीटी इट इज ऑलवेज प्रेफर्ड दैट यू गिव इट अनसिंक्रोनाइज्ड. अदर केसेस यू गिव इट सिंक्रोनाइज्ड. जैसे फ्लटर में, एट्रियल फ्लटर में शॉक देना है, पीएसवीटी में शॉक देना है, एट्रियल फिब्रिलेशन में शॉक देना, दैट शुड ऑलवेज बी गिवन सिंक्रोनाइज्ड. ठीक है. इन अदर two indications of unsynchronized shock you remember, that is ventricular fibrillation and unstable case of VT. ठीक है. So answer will be D. DC shock, 100 joules biphasic, unsynchronized. Next is a 45-year-old woman with history of breast cancer presents because of progressive shortness of breath. Her ECG shows electrical alternance. Now each of the following statement regarding her condition is true except. ठीक है. Then a third out sound is absent, prominent Y descent in JVP is seen, Kussmaul sign is absent, inspiratory decline, diuretic therapy should be avoided. Now what is the condition? First of all you should see what is the it's a cardiac tamponade. ठीक है. कार्डियक टेम्पोनाड में एक तो आपने वो बेक्स ट्रायड याद रखना है. ठीक है ना. व्हाट इज दैट बेक्स ट्रायड? दैट इज हाइपोटेंशन, रेज जेवीपी एंड मफल्ड हार्ट साउंड्स. ठीक है ना. मेन पॉइंट्स जो आपने याद रखना, हाइपोटेंशन, रेज जेवीपी एंड मफल्ड हार्ट साउंड्स. सी इन दीज केसेस वाई डिसेंट इन द जेवीपी इज नेवर सीन. ठीक है. कार्डियक टेम्पोनाड होगा या पेरिकार्डियल इफ्यूजन होगी तो जेवीपी में वाई डिसेंट नहीं आएगा. ठीक है. वाई डिसेंट इज अर्ली वेंट्रिकुलर फिलिंग which would not occur because of the fluid which has filled around the ventricles. So that is why Y descent is absent in these cases. So answer is B. Prominent Y descent in JVP is seen. That is wrong. पहली चीज थर्ड हार्ट साउंड इसमें नहीं आएगी. थर्ड हार्ट साउंड अगर पेरिकार्डियल डिसऑर्डर में आती है तो दैट इज इन कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस एंड दैट इज आल्सो कॉल्ड एज अर्ली S3 बिकॉज एक्चुअली दैट इज पेरिकार्डियल नॉक. दूसरा, this is the answer, prominent Y descent. Prominent X is seen but Y is never seen prominent. Kussmaul sign is absent. ये क्वेश्चन बहुत आता है, ऑल इंडिया में 2-3 बार रिपीट हो चुका है ये. ठीक है. कार्डियक टेम्पोनाड, Kussmaul sign is always absent. Constrictive pericarditis, Kussmaul sign is mostly present. ठीक है. Then inspiratory decline of systolic arterial BP of more than 10 millimeter. What is this? This is pulsus paradoxus. जो चॉइस डी है, इंस्पिरेटरी डिक्लाइन ऑफ सिस्टोलिक आर्टरियल बीपी, दैट इज पल्सस पैराडॉक्सस. सो पल्सस पैराडॉक्सस इज मोस्टली सीन इन कंडीशंस ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, इन द कार्डियक कंडीशन, कार्डियक टेम्पोनाड एंड constrictive pericarditis only in 20-30% cases. Constrictive pericarditis, pulsus paradoxus can be seen but only in 20-30% cases, not more than that. And diuretic therapy, कोई भी पेरिकार्डियल डिसऑर्डर हो, डायूरेटिक थेरेपी का कोई रोल ही नहीं है. बिकॉज डायूरेटिक्स क्या करेंगे? दे विल रिड्यूस द प्रीलोड. ठीक है. तो प्रीलोड कम हो गया, ऑलरेडी कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन कॉम्प्रोमाइज्ड है बिकॉज ऑफ पेरिकार्डियल डिजीज. सो फर्दर द बीपी विल फॉल. सो एनी पेरिकार्डियल डिसऑर्डर, डायूरेटिक्स आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड. सो दैट शुड बी नोन. पेरिकार्डियल इफ्यूजन है, लार्ज पेरिकार्डियल इफ्यूजन, कार्डियक टेम्पोनाड है, कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस है, डोंट गिव डायूरेटिक्स. ठीक है. देन this question is there. 59-year-old man with severe myxomatous mitral regurgitation is asymptomatic with left ventricular ejection fraction of 45% and it should be like end systolic diameter of 2.9 centimeter per meter square. The best management. This question is actually repeat, like it came I think 3-4 years back. So this is an all India question only. Now what is the next best management in this question? See, now in this point you have to know is
what are the indications of surgery in a case of severe MR? ठीक है, or rather I should say what are the indications of surgery? Or now indications of surgery, first indication in mitral regurgitation is severe symptomatic MR. ठीक है, severe symptomatic MR. So that is like severities by echocardiography. Symptom as the patient tells you. History में जो important features आ रहे हैं जैसे dyspnea, ठीक है, orthopnea, PND. So those features are coming, then that is taken as indication of surgery. Now next comes is severe asymptomatic MR. See, many cases of MR, even if the MR is severe, they remain asymptomatic. Okay? So, in severe asymptomatic MR, what is the indication of surgery? Now, in this question, the patient was asymptomatic. First indication is LVEF less than 60%. So, we are having this indication here. LVEF in the question given was 45%. Second was ESD of LV more than 40 millimeters. Okay? LVEF less than 60%, that is left ventricular ejection fraction less than 60%. Second is ESD of LV, that is end systolic diameter of left ventricle. Normal somewhere around 30 millimeters, end systolic. So यहाँ पे end systolic diameter more than 40 millimeters of mercury. ठीक है? Normal ejection fraction कितना होता है? 60 to 80%. Normally 60 to 80%. So why are we being so strict in this? What is the reason? Why such a strong indication of surgery? The reason is in severe MR, left ventricle is pumping out blood in two directions. One is into the aorta and second is backward into the left atrium. Okay? Sorry, I could not draw this. One is into the aorta, second is into the left atrium. Okay? So what is happening? Almost equal volume goes into aorta and equal volume goes into left atrium in case of severe MR, right? So अगर ejection fraction 60% दिया हुआ है तो forward ejection कितना हुआ? 30%. ठीक है ना? Net ejection जो forward ejection हुआ, that is only 30% because half of it is going backwards. So ejection fraction less than 60%, even if the patient is asymptomatic, in case of severe MR, severe he will not ask you because that is an echocardiographer's this thing. That echocardiography report has written severe. Okay? So severe asymptomatic MR, these are the indication. Either of them or both of them they are present, that is an indication of surgery. Right? So in this question, answer will be MVR. Now one more thing I want to mention here. See, in India, significant MR is mostly because of RHD. In US, mostly it is because of MVP, mitral valve prolapse. Now, in RHD, if it is a case of RHD and severe MR is given, the surgery which you have to do is mitral valve replacement. और अगर mitral valve prolapse का केस दिया हुआ है, then mitral valve repair. ठीक है? अगर इस पे भी डिटेल में क्वेश्चन आता है कि mitral valve prolapse है, what is the surgery you have to do? Answer is mitral valve repair. Because कॉर्डी टेंडनिंग को छोटा कर दो, ठीक है, मिक्सोमेटस डिजनरेशन थोड़ा सा क्लियर आउट कर दो, रिपेयर विल बी सफिशिएंट. आरएचडी में वॉल्व इज टोटली डिस्ट्रॉयड, सो यू हैव टू रिप्लेस द वॉल्व. सो आरएचडी वॉल्व रिप्लेसमेंट, प्रोलैप्स और माइटल वॉल्व प्रोलैप्स, वॉल्व रिपेयर, दैट इज सफिशिएंट. ठीक है? सो दैट इज अनदर पॉइंट विच यू हैव टू नोट हियर. Then patient with prosthetic heart valve develops endocarditis 8 months after valve replacement. The most likely organism which will be responsible for this? See, if you see prosthetic valve endocarditis, 90% cases, they occur, I'll just write it down also. Now, 90% cases occur within first year of prosthetic valve replacement.
After 1 year of surgery, endocarditis is rare. First thing you should know. Second, prosthetic valve endocarditis has been divided into early and late. ठीक है? Now early endocarditis is within 60 days of surgery and late is after 60 days of surgery. Right? Early endocarditis जो है, that is within 60 days of surgery, or late is after 60 days. Now early endocarditis, most common cause is Staphylococcus epidermidis. In microbiology you also call it as Coagulase negative staph. Right? अब लेट में क्या है? लेट को आप आगे डिवाइड कर सकते हो. That is 60 days to 1 year and after 1 year. ठीक है? 60 days to 1 year and after 1 year. 60 days to 1 year also, interestingly, same is the cause. That is Staphylococcus epidermidis. ठीक है? Again Coagulase negative staph. ठीक है? After 1 year, Streptococcus viridans. ठीक है? After 1 year, Streptococcus viridans. Right? So most common cause कभी भी आए इसमें, so you have to see this duration. ज्यादातर duration mention नहीं होती. अगर mention नहीं भी है, then answer will be Staphylococcus epidermidis. ठीक है? और basically concept यही है कि this bacteria is present on the skin. The surgeries are generally, the patients are admitted for a very long duration. They have got catheters and everything running to their heart. So generally it is taken as that the bacteria has tracked down from the skin to the heart. And surprisingly, it remains the most common cause till 1 year. After 1 year, answer is Streptococcus viridans. और RHD में most common cause क्या होगा? RHD also Streptococcus viridans. उसमें आपने simple concept यही याद रखना है, valve deformed है तो Streptococcus viridans. Valve was normal, Staphylococcus aureus. Because on the normal heart valve, making infection is not that easy. So what you require is a highly virulent bacteria. ठीक है? So previously normal valve, जैसे IV drug user का valve normal होता है. So what would be the cause? Staph aureus. ठीक है? Previously normal valve है, Staph aureus. Previously deformed valve है, RHD है जैसे. Answer is Streptococcus viridans. So answer here will be 8 months, that will be Staphylococcus epidermidis. Next question. A 40-year-old female presented with dyspnea on exertion grade 3 and palpitations. ECG showed atrial fibrillation with fast ventricular rate. Now echocardiography shows severe MS with left atrial appendage clot. Now which of the following is not advised? Now this is a repeat MCQ. So I think most of you must have read it properly. So see, diltiazem, beta blocker, verapamil, digoxin, all these can be given for control of ventricular rate. ठीक है? Warfarin and follow up with repeat echocardiography can be given. EC is electrical cardioversion followed by percutaneous BMV. ठीक है? First of all, we don't have to do electrical cardioversion in this case. Why? See, in atrial fibrillation, atria are not contracting. ठीक है? So जैसे ही आपने cardioversion किया तो क्या होगा? Atria will start contracting. Mechanical movement start हो जाएगी. So this clot can embolize. So first of all, EC is not to be done. Second, by balloon mitral valvuloplasty. This is also contraindicated in this case. ठीक है? BMV is also contraindicated. So answer is 3 in this case. ठीक है? So BMV में I'll just show you the procedure. So that will. Now, the catheter in the BMV, balloon mitral valvuloplasty, is passed through femoral vein. What you reach is right atrium. And then with the needle, you puncture this interatrial septum. And where you reach is left atrium.
Now this wire should cross the mitral valve, right? And on this wire, the balloon is inserted. Now once you are in location, you inflate this balloon and the mitral valve gets dilated. So this is the procedure of BMV, balloon mitral valvuloplasty. Benefit kya hai? It is to be done under the local anesthesia. Patient remains conscious. You are not using any heart lung bypass, right? But contraindication देखो इसकी अब इससे दिख जाएंगी. एक तो first contraindication is if there is a thrombus in the left atrium, because this wire may dislodge that thrombus, so it is not to be done. ठीक है? Second contraindication you see, MS तो ठीक हो जाएगी. अगर MS with MR है तो MR will increase. ठीक है? Mitral stenosis will get better, but if there is associated MR, the MR will increase. So if it is like mild MR, it is not a contraindication, but moderate to severe MR is a contraindication. ठीक है? उसको ऐसे भी लिख सकते हो, significant MR. Significant MR is a contraindication. And third contraindication is if the valve is heavily calcified, complicated MS. Calcified valve होगा, rupture हो सकता है ना इसमें. If the valve is heavily calcified, valve can rupture, right? So balloon mitral valvuloplasty is a very good procedure, simple, safe procedure. Contraindications are 3, what you have to remember. First is left atrial thrombus. Second is if there is associated significant MR, mitral regurgitation. And third is if there is heavily calcified valve, ठीक है, or complicated MS, then you don't do it, right? So answer will be 3 in this case. Then the treatment of a patient with myocardial infarction is thrombolytic therapy. If the patient presents within 12 hours of chest pain, ठीक है? See, earlier like people used to take it as कि 24 hours तक सबको thrombolize कर दो. अभी भी 12 और 24 में there is a this thing, but there are a couple of trials which have come lately. One is late trial, second is Amaris trial. In these two trials, they have shown that between 12 to 24 hours, there is no benefit of thrombolysis, right? And in patients above the age of 65, the mortality was increased. So simple concept is कि all patients can be thrombolized up to 12 hours safely without any problem. After that, it depends upon the clinician's decision. The chest pain of the patient is continuing. The QRS, the Q wave have not appeared in the ECG. So then you can thrombolize. Okay? Otherwise, you mark it 12 hours. Then next question is, 26-year-old construction worker comes to the emergency room on Monday morning with complaints of palpitations. Heart rate is 140 per minute. VP is 130/80. Now ECG shows irregular RR interval with no discrete P waves. He states that for the last few months, he had occasional episodes of palpitation, almost always on Monday. Now what is the most likely precipitating drug? Alcohol. And what is the syndrome? Holiday heart syndrome. Okay? So it is alcohol-induced atrial fibrillation. Okay? Or atrial fibrillation आपने कैसे recognize करना है? That is like there is ECG shows irregular RR interval with no discrete P waves. This is a very important point. So he is getting these attacks because of the alcohol-induced atrial fibrillation, right? So that is called as holiday heart syndrome. The next question is, an elderly female comes to the emergency department and was found to have a transmural myocardial infarction. Now, based on the ECG, she was started on thrombolytic therapy with streptokinase. On further investigations, which of the following findings would indicate that the thrombolytic therapy is risky and should be stopped? Right? See, इसमें क्या है? Friction rub is also a relative contraindication because patient has got acute attack of pericarditis. Okay? And if you continue thrombolysis, there would be a chance that that pericardium would bleed, right? But it is not a major contraindication. It is something like you can continue thrombolysis. Later on, you don't give anticoagulant. मतलब heparin मत दो. Streptokinase continue कर दो. उसके बाद heparin मत दो. So that can be done in case of pericardial friction rub.
Blocks are not a contraindication, but significant pericardial effusion on echocardiography is a marker that the patient has got cardiac rupture. Okay? It's a marker that the patient has got cardiac rupture. And if you continue the thrombolysis, this would increase. And that may cause cardiac tamponade and sudden cardiac death. So this is an absolute indication to stop the thrombolysis immediately. Right? And baki, these are not contraindications. So answer is 3. Right? And another question comes, what is with which MI cardiac rupture will be most common? You have got like, you read about anterior wall, inferior wall, lateral wall. So most commonly cardiac rupture occurs with anterior wall MI. Right? And mostly cardiac rupture occurs in first attack. Okay? Mostly cardiac rupture occurs in first attack MI. अगर एक या दो बार पहले MI हो चुका है तो cardiac rupture नहीं होगा फिर. ठीक है? Chances maximum क्या है? First attack के साथ. ठीक है? Because MI causes akinesia. और जो बाकी वाला मायोकार्डियम है वो क्या है? Hyperkinetic. So one portion akinetic, other portion hyperkinetic. That can cause cardiac rupture. ठीक है? If the patient has already suffered from MI 2 or 3 times or maybe 1 time, the other myocardium will also be hypokinetic. So that is why cardiac rupture is maximum in the first attack, because the dysenergy of movement in the myocardium is maximum if it is the first attack. Then all of the following are true about premature ventricular complexes except wide QRS complex, absent P wave, complete compensatory pause, and prolonged PR interval. See, you don't get P waves in ventricular premature complexes. Why? Because they are originating from ventricles. So no atrial depolarization, no P wave. Simple. So there is no question of prolonged PR interval. So answer is 4. I'll also show you this VPC. So then also again we'll discuss this point. But you don't get P waves. So there is no question of prolonged PR interval. Complete compensatory pause, that is found. So again I'll show you the image. So then I'll again discuss this question. Then all are true about HOCM, hypertrophic obstructive cardiomyopathy. Now, you mark it like all are true except. Okay? Please mark it like all are true except. So that would be like beta agonists are useful. Okay? Okay? Beta blockers are given. Okay? Beta blockers देते हो ना, beta agonists थोड़ा ना देते हो. ठीक है? तो इसमें एक one point which you should know. इसमें just mark except in this. ठीक है? So then answer will be 1. I'll just come back to this. See, in case of HOCM, all of you read about LVOG. Okay? That is left ventricular outflow gradient. Okay? See, this gradient is very dynamic. I mean, it keeps on changing constantly. Right? And this gradient is because of subaortic obstruction. Obstruction occurs because of hypertrophied septum. Now the points which increase the gradient, that is what you have to remember. Decrease in preload, decrease in afterload, and increase in contractility. ठीक है? 3 points होते हैं जो gradient को एकदम से बढ़ा देते हैं. ठीक है? Out of these, the most important is contractility. But decrease in preload, decrease in afterload, and increase in contractility. ठीक है? First thing, this tells you why the murmur of HOCM increases on standing and Valsalva. ठीक है? पढ़ते हो ना कि murmur of HOCM will increase on standing and Valsalva. So why does the murmur increase? That is because standing and Valsalva reduce the preload. ठीक है? Preload बढ़ गया, obstruction बढ़ गई, murmur बढ़ गया. ठीक है ना? Preload कम हो गया तो obstruction बढ़ गई. So standing और Valsalva से gradient बढ़ जाता है. ठीक है? उल्टा कर दो उसको, squatting, leg raising, that will reduce the
मर्मर, ठीक है, बिकॉज दे विल इंक्रीज द प्रीलोड, ठीक है. दिस ऑल्सो टेल्स यू द ड्रग्स विच आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड, ठीक है. ज्यादातर आप क्या पढ़ते हो, डिजॉक्सिन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड, व्हाई, ठीक है. दैट मीन्स नाइट्रेट्स, डायूरेटिक्स, एस इनहिबिटर्स, ठीक है. तो सिंपल आपने क्या याद रखना है एचओसीएम में, ऑल वेजोडाइलेटर्स एंड आइनोट्रोपिक ड्रग्स आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड. यही हो गया ना, ऑल वेजोडाइलेटर, बिकॉज प्रीलोड रिड्यूस जो करते हैं दे आर वीनोडाइलेटर्स, आफ्टर लोड जो रिड्यूस करते हैं दे आर आर्टेरियल डायलेटर्स. सो ऑल वेजोडाइलेटर्स दैट इंक्लूड्स लाइक डायूरेटिक्स, नाइट्रेट्स, ठीक है, एस इनहिबिटर्स, हाइड्रलाजीन, all of them, digoxin, all of these are contraindicated. Why? Because they worsen the symptoms of the patient. Obstruction बढ़ जाएगी, patient will become more symptomatic, ठीक है. और symptomatic benefit के लिए drugs कौन से देते हो आप, बीटा ब्लॉकर्स, विरापामिल, diltiazem. Why? Because they reduce contractility. HOCM केस में जो है, the drugs which you give are beta blockers, verapamil, diltiazem. All these drugs, they are negatively inotropic drugs. So they reduce the contractility, so they reduce the gradient. So this is the most important point in HOCM. And just remember this, काफी question इस पे आ जाते हैं. And this is the basis of calling it as dynamic gradient. Dynamic क्यों बोलते हो? Constantly change होता रहता है. ठीक है, patient बैठ गया, gradient कम हो गया. Patient खड़ा हो गया, gradient बढ़ गया उसका. ठीक है. एओर्टिक स्नोसिस वाले केस में भी एलवीओजी होता है. इवन इन एओर्टिक स्नोसिस पेशेंट एलवीओजी इज देयर, राइट. बट इन एओर्टिक स्नोसिस द ग्रेडियंट इज फिक्स्ड, वॉल्व एरिया थोड़ा ना चेंज हो जाएगा, ठीक है. एचओसीएम द ग्रेडियंट इज डायनेमिक, कॉन्स्टेंटली कीप्स ऑन चेंजिंग, राइट. सो दिस पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर. और सो आंसर विल बी, you just add except to it, all are true except beta agonists are useful, that is wrong. And asymmetrical hypertrophy, all of you know that. Dynamic gradient, the condition will improve on passive leg raising, gradient kam ho jayega na. So all these points are important. Then next question is, a 27-year-old man is noted to have blood pressure of 170 by 100. He has got prominent aortic ejection click and murmurs heard over the ribs and both sides anteriorly and over the back posteriorly. In addition, the pulses in lower extremities are feeble and complaints of mild claudication with exertion. The most likely diagnosis. This is coarctation of aorta. ठीक है. देखो coarctation of aorta कैसे बना ये. Coarctation of aorta is very commonly associated with bicuspid aortic valve. And bicuspid aortic valve can lead to aortic lesions like AS and AR. तो इसमें जो उसने साथ में जो डिस्क्राइब किया है कि coarctation of aorta के साथ में there is aortic stenosis. ठीक है. With the coarctation of aorta there is bicuspid valve. The bicuspid valve, aortic valve, predisposes to aortic stenosis as well as AR. ठीक है. So in this case he has described as aortic stenosis murmur. Other जो back पे murmur है, that is of the collaterals, right? And plus another hint he has given is, in addition the pulses in low extremities are feeble, right? Another MCQ point, what is the association of coarctation of aorta? कोई syndrome है, Turner. But in society most cases are sporadic, and interestingly coarctation of aorta is more common in males. Male to female ratio is 2:1. ठीक है. Although association of coarctation of aorta is with Turner syndrome, but most cases in society are sporadic, so it is more common in males. Then another question, a person with aortic stenosis could perform an exercise for 11 minutes in Bruce protocol. The exercise had to be stopped because of fatigue. Now he had a peak systolic gradient of 60 millimeters of mercury across the aortic valve at rest. The best management for him would be. Okay, I think this question has been discussed earlier also. So, but you should know what are the indications of surgery in aortic stenosis. That is what you have to know. So I'll give you the class 1 indications, like where you have to do it.
See, first thing is aortic stenosis should be severe. It should be severe AS. ठीक है. अब severe AS में क्या है? दो पॉइंट्स है मेन. One is if the aortic valve area is less than 1 centimeter square. ठीक है, that is on echocardiography. Right. Second is the mean LVOG is more than 40 millimeters of mercury. ठीक है. LVOG कैसे लोगे? The pressure in the left ventricle minus pressure in the aorta. ठीक है. Mean LVOG, average जो LVOG आ रहा है in the systole, pressure in the left ventricle minus pressure in the aorta. Right. Mean left ventricular outflow gradient. So either of these two is present, we take it as severe AS. Now there are three broad indications. First is patient is symptomatic. All symptomatic cases of AS, they have got a very high mortality rate. Right. So symptomatic case है तो surgery करनी है. Simple. Second is patient who is undergoing CABG, coronary artery bypass grafting. ठीक है. Patient who is undergoing CABG, coronary artery bypass grafting. So in those cases surgery has to be done. Right. So, and in a patient who has got left ventricular dysfunction, that is LVEF less than 50%. So अगर हम class 1 indication लेते हैं तो यही तीन है. Symptomatic patient, CABG and left ventricular ejection fraction less than 50%. These are the class 1 indications. बाकी उसमें class 2A में यह आता है कि अगर you get the TMT of the patient done, ठीक है, and if on the TMT the exercise tolerance is poor, ठीक है. अब जो TMT करते हैं, if the patient can exercise for more than 4 minutes, that means his exercise tolerance is very good. ठीक है. So इसमें जो TMT का उसने concept दिया हुआ है, the patient was able to exercise for 11 minutes. ठीक है. So अगर 4 minutes से ज़्यादा patient exercise कर रहा है, that means his exercise tolerance is good. ठीक है. So that is what you have to take into account. So this patient has got a good exercise tolerance. None of these is present. So then there is no indication of any surgery. Right. Then another important question. This is endocrinology question. All of the following are true about SIADH except. ठीक है. First is Vaptans are approved by FDA for its treatment. Water loading test can be used for diagnosis of the condition. Urine sodium is usually low or normal in these patients, and serum sodium may be as low as 125 milliequivalent in these patients. Answer should be C. Urine sodium is generally high. See, SIADH means that the AVP is very high. Arginine vasopressin is very, very high. Right? Now, what happens because of high arginine vasopressin? Because of high arginine vasopressin, there is increased water retention. Okay? So that is what is called as dilutional hyponatremia. Within few hours, the following changes occur. One is increase in the ANP. Second is decrease in the aldosterone. ठीक है. ये जो water retention है, what does this cause? This causes increase in the release of ANP. ANP is atrial natriuretic peptide. And second is it leads to decrease in the aldosterone because water retention हो रही है, renin कम होगा तो aldosterone कम हो जाएगा. ठीक है. Now the combined effect of these two hormones is they cause sodium and water loss. ठीक है. So net result is the patient develops what is known as euvolemic hyponatremia. This is the net result. ठीक है ना. देखो अगर आप पहले पॉइंट को ही कंसिडर करो तो यूवोलेमिक कैसे हो गया? यूवोलेमिक जब ही होता है बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ एट्रियल नाट्रियूरेटिक पेप्टाइड
and because of the decreased levels of aldosterone. Right? So there is, what is lost in urine? Sodium. So serum sodium is low, but urine sodium is high. Okay? Serum sodium is low, but urine sodium is high. So urine sodium cannot be low in this case. ठीक है? दूसरा कई बार क्वेश्चन आता है कि ट्रीटमेंट में क्या करना है इस केस में. So what is to be done in, like if there is a question asked, what is the treatment of SIADH? Now if it is a acute case, ठीक है, acute case में, asymptomatic case में nothing but free fluid restriction. ठीक है, उसके free fluids कम कर दो, ठीक है, free fluid restriction, that is sufficient. Asymptomatic कैसे? See, sodium is dangerous when it is below 120 और hyponatremia कब बोलते हो आप? 135. तो इसका मतलब जो पेशेंट 120 और 135 के बीच में होंगे, they will be asymptomatic. ठीक है, तो एसिम्प्टोमेटिक केसेस में कुछ नहीं करना आपने, सिर्फ फ्री फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन करना है. ठीक है, अपने आप 2-3 दिन में सोडियम ऊपर आ जाएगा. ठीक है. नाउ इफ द पेशेंट इज सिम्प्टोमेटिक, लाइक मेन सिम्टम्स ऑफ हाइपोनेट्रीमिया आर CNS, ठीक है, एंड और द सीरम सोडियम इज बिलो 120, देन सिंपल ऑप्शन इज 3% saline. How do you give it? Give it IV slow. ठीक है, because if you give it fast, it can cause CPM, central pontine myelinolysis. ठीक है. Role of Vaptans. See, Conivaptan is approved by US FDA. FDA approved it for in-hospital use only. मतलब admitted patient में ही देना है. Injectable drug है, admitted patient में ही देना है. There are oral Vaptans also, but they are not yet approved by FDA. ठीक है. So Conivaptan is approved for in-hospital